रत्नैया नमस्कार। दोस्तों, स्टॉक्स बाजीगर आपके सामने बहुत दिन के बाद आ रहा है। आई होप सबसे पहले सभी को सेंसेक्स पे जो 50,000 लगा है उसकी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि बहुत लोगों को मार्केट में नुकसान ही होता है, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में काफ़ी रिटर्न्स पाया है और उन्होंने देखा है कि ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है वो क्या होता है, कैसे इक्विटी सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का टूल है या फिर हम जिसे कहेंगे एसेट क्लास है, और कैसे बाकी जितने भी एसेट क्लास है उसको बीट करके इक्विटी सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। तो सबसे पहले सेंसेक्स पे 50,000 की शुभकामनाएं। मार्केट ने इस साल में आप देखोगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है वो काफ़ी ख़राब रही, क्योंकि आपने देखा कोविड था तो पैनिक था, मार्केट काफ़ी नीचे चला गया था। 2008-9 का लेवल पे बहुत सारे शेयर्स चले गए थे और सेंसेक्स भी उस टाइम पे बहुत नीचे आया था। हम लोग खैर निफ्टी ट्रैक करते हैं तो निफ्टी 7,500 के आसपास था, 7,700 के आसपास। वहाँ से लेकर 13,500 तक मैं कंटिन्यूसली गाइड करते रहा हूँ। बहुत सारे शेयर्स मैंने वहाँ पे रिकमेंड किए हैं, बहुत सारे शेयर्स में लोगों ने पैसा भी बनाया है। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर आया तो मेरा फोकस मेरा कॉन्ग्लोमरेट ड्रीम के ऊपर चला गया और मैंने फिर वहाँ पे वीडियोस बनाना बंद किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियोज़ अभी भी मैनेज कर रहा हूँ, उनको मैं कमा के दे रहा हूँ। और ये जो ईयर एंड है, जब तक उनका जो एक साल जो कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरा ये काम चलते रहेगा। मेरा सिर्फ कोशिश ये है कि जो फ्री में मैं काम करता था, जो एडिशनल मेरे पे जो टाइम वहाँ पे जो कंज्यूम होता था वो मैंने बंद किया है, और वही काम मैं मेरे स्किल्स को इम्प्रूव करने में, नया कुछ सीखने में, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने में और बाकी सारी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पर्सनल रीज़न्स है मेरे जिनके कारण मैं शेयर मार्केट में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट ले नहीं रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट इतना चल चुका है कि अब जो लोग 1-2 साल के लिए मार्केट में रहेंगे उनको यहाँ से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि होता ये है कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो फिर उसमें करेक्शन आना लाजमी होता है। और यहाँ पे तो बबल क्रिएट हुआ है, मतलब ये ओवर वैल्यूएशन का भी बाप बन चुका है। तो ऑब्वियसली जब ये बबल फूटेगा तब बहुत लोग यहाँ पे लटक जाएंगे, बहुत लोगों का यहाँ पे नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि 13,500 तक वैल्यूएशन सही था मार्केट का। अब जो चला गया है 14,700 के ऊपर तक वो जाके आया है। पिछले 2 दिन की आप गिरावट देखोगे तब जाके वो 14,450 14,500 के आसपास आया, लेकिन उसके पहले ये 14,700 के भी ऊपर ट्रेंड कर रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद, थोड़ा मार्केट साइडवेज चलने के बाद फिर से वो 15,000 का टारगेट के लिए चलेगा, क्योंकि अमूमन होता यही है कि जब एक इंडेक्स पे एक बड़ा टारगेट अचीव हो जाता है तो दूसरा इंडेक्स में भी वो टारगेट अचीव करने का कोशिश होता है। तो अब अगर हमारा सेंसेक्स में 50,000 लग चुका है तो निफ्टी में भी 15,000 लगेगा ही लगेगा, और उसके लिए ये जो बुल्स है, ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो ट्रेडर्स है वो ज़रूर काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी मार्केट में डिप आए उसको आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो जो कोविड से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे उसमें गिरावट आई है। फिर एस्ट्राजेनेका फार्मा हो या फिर आपका फाइज़र हो, वो स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुका है। तो जो न्यूज़ के पहले
जिन्होंने जिन्होंने भी उसको बाय किया था उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जो कोविड से रिलेटेड बाकी की जो सेक्टर्स थे, जैसे रेफ्रिजरेशन वाला सेक्टर था, एसआरएफ था, नवीन फ्लोरिन था, जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुआ लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जो लॉजिस्टिक था जिसके थ्रू ये जो वैक्सीन अलग अलग जगह पे जाने वाला था, उसमें ब्लू डार्ट सबसे टॉप पे था, स्नोमैन लॉजिस्टिक था, तो वहाँ पे भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो जितने भी कोविड के वैक्सीनेशन से रिलेटेड आइडियाज़ थी जो मैंने मेरे ख्याल से दिसंबर के शुरुआत में और नवंबर में, ये 2 महीने में दी थी, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका था। तो लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे निकलना सही समझा। उसके बाद अब जो भी मार्केट में ट्रेड चल रहा है, वो सारा का सारा जो ट्रेड चल रहा है वो रिलेटेड टू बजट चल रहा है। तो बजट 1 फ़रवरी को आएगा और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पहले ही एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई कर दिए है कि सबसे बड़ा ये अब तक का बजट रहेगा, सबसे ज़बरदस्त इसमें कुछ आने वाला है। तो ये जो हवा बनाई है उसके वजह से इम्पैक्ट उसका थोड़ा ये हो रहा है कि बहुत लोग बैकफुट पे जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसे हुआ है तब बजट में कुछ ज़्यादा मिला नहीं है। उसमें बोला जाता है कि कॉरपोरेट के लिए कुछ आने वाला है इस बजट में, तो सिर्फ वही सेक्टर्स वहाँ पे काम करेंगे जो कॉरपोरेट से रिलेटेड है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ सेक्टर्स के जहाँ पे बजट पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला है ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा रहेगा कि जो टाटा मोटर्स है 300 के ऊपर चला गया था, जो बहुत टाइम तक वो 110-120 के रेंज में घूम रहा था, वहाँ से 300 के ऊपर चला गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो हम मेरे ख्याल से जब वो 500 के आसपास पड़ा था तब से मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब आज वो कहाँ पे है, एस्कॉर्ट्स है। तो ये जो सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है, मारुति 8500 के ऊपर चला गया था। तो ये जो सारे स्टॉक्स है ऑटो के, उसमें बजट के पहले अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो ऑटो नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे कि कोरोना के वजह से बहुत ज़्यादा लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने गाड़ी ख़रीदना शुरू किया है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उन्होंने बाइक ख़रीदना सही समझा है, या फिर उन्होंने छोटी गाड़ियाँ ख़रीदना सही समझा है जो कि 10 लाख तक आ जाती है। और जो अपर सेगमेंट है उसने ऑब्वियसली जो बड़ी गाड़ियाँ आती है इन्हीं कंपनीज की, उसमें उन्होंने बाइंग की है। तो जो दिवाली के बाद ये जो ऑटो सेक्टर चला है उसमें काफ़ी अच्छा अब तक एक रन आ चुका है। मैं समझता हूँ कि दिवाली के पहले मैंने ऑटो सेक्टर पे मैंने काफ़ी बुलिश व्यू दिया था और उसके बाद मैंने एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करने बोला था। लेकिन जब वो वहाँ से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ मार्केट, थोड़ा बहुत वहाँ से गिरावट आया, वो एक सेकेंड लेग ऑफ रैली वहाँ से बना जो अब तक चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्ला इंडिया में आने वाला था तो वो आ चुका है। 50 लाख से उसका जो गाड़ी है वो बेचना शुरू करेंगे वो। तो अब है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है वहाँ पे आपको ज़्यादा आपको तवज्जो देना है। तो मेरे ख्याल से पहले ही आपको पता है कि जो बसेस है वो इलेक्ट्रिकल पहले होगी, जो पर्सनल व्हीकल्स है वो बाद में धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनेगी। तो अब आप देखोगे तो मुंबई में 92 के ऊपर 90 या 92 आई गेस 92 के आसपास डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह का भाव बढ़ चुका है। तो ये राइट टाइम है जब सरकार ने इथेनॉल मिक्सिंग के ऊपर जो एक ये लगाई थी उसको और बढ़ाया है कि आप ये लिमिट है, अब हमने लिमिट और बढ़ाई है तो 30% तक इथेनॉल आप मिक्स कर सकते हो। तो इथेनॉल से रिलेटेड जो भी बजट में आएगा वहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज जैसा जो है कंपनी जो इथेनॉल बेस्ड है, या फिर जो शुगर कंपनी, क्योंकि शुगर का ही मोलेसिस से इथेनॉल बनता है, तो शुगर कंपनीज, ये सारा कंपनीज पे आपको ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपको फोकस करना पड़ेगा। उसका पीछे का रीज़न ये है कि जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है बहुत टाइम से दिल्ली में, उसका वजह से सरकार ये चाहेगी कि कुछ पॉपुलिस्ट
अनाउंसमेंट करे ताकि जो फार्मर्स है उनको खुश रखा जाए। वरना उस जो वो जो आंदोलन चल रहा है उसको अपोजिशन वाले उठा के सरकार के अगेंस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल का आने वाला है या बाकी का आने वाला है, तो वहाँ पे वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसके वजह से एग्रीकल्चरल जो सेक्टर्स के स्टॉक्स है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें फर्टिलाइज़र आ जाता है, इरिगेशन से रिलेटेड कंपनीज आती है, और बाकी की जो सीड्स वाली कंपनियां हैं या ट्रैक्टर वाली कंपनियां हैं वो सब आती है। तो मेरा फोकस ट्रैक्टर पे रहेगा, और उसमें वीएसटी टीलर्स का जो कंपनी है या एस्कॉर्ट्स का कंपनी है, एमएनएम है, ये मेरे पहले से फेवरेट रह चुके हैं। तो जब भी इसमें कोई गिरावट आएगा तो ऑब्वियसली उसको बजट के लिए आपको ख़रीद लेना चाहिए। बजट पिक्स में हमने ऑटोमोबाइल्स की बात की, हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड बात की, हम अब बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एम्बिशन है नरेंद्र मोदी जी का वो आपको हर बजट में दिखाई देता है, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो बैंक्स है वो उसको आगे नहीं बढ़ाते। तो जो भी रेट कट होता है या जो भी आरबीआई की तरफ से जो बड़े बैंकों को जो रियायतें मिलती है उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम बैंक्स का होता है, लेकिन बैंक्स वो करती नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो रेट्स है लोन के वो जस के तस रह जाते हैं, और उसके वजह से इतना घर का बाइंग नहीं होता। लेकिन पहली बार कोविड के टाइम ऐसे हुआ है कि रियल इस्टेट का मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था, और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि चलो स्टैम्प ड्यूटी भी फ्री कर दिया है, और जो लोन्स है वो भी थोड़े बहुत कम हो चुके हैं। तो उसके वजह से फिर से लोगों ने घर खरीदना शुरू किया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में एक फिर से बूम आने शुरू होने वाला है, और आपको वो मार्केट में पहले से दिखाई देगा। आप देखोगे तो DHFL जैसा कंपनी है जो बहुत सारा स्कैम में घुसा हुआ था। IL&FS का जब क्राइसिस हुआ था उसका सबसे बड़ा जो झटका लगा था DHFL को लगा था। उसके बाद DLF जैसा कंपनी है, इंडिया बुल्स जैसा कंपनी है। तो ये जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज है उसमें भी अच्छा खासा रनअप हो चुका है, और HDFC जो दिग्गज है इस सेक्टर की, जो हाउसिंग में काम करती है, वो तो पहले से अच्छी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेक्टर है उस पे भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद जो अभी IPOs आ रहे हैं, आपने देखा रहेगा कि ये जो लिक्विडिटी है वो IPOs को कैसे चेस कर रही है, कितना ज़्यादा पैसा IPOs में लग रहा है और कैसा उसका लिस्टिंग हो रहा है। बहुत सारे कंपनीज़ का IPO ने 100% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। लिस्टिंग उसका 70-80% पे होता है या 100% के ऊपर हो जाता है, और उसके बाद भी 1-2 दिन तक लोग उसको और ऊपर चढ़ाते हैं, और उसके बाद उसमें सेलिंग आता है। तो ये जो ट्रेंड चला है उसके अंडर बहुत सारे कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों ने IPOs में अच्छा पैसा बनाया है। और अब जो 3 IPO एक साथ आए थे, इंडिगो एक आया था, IRFC का एक आया था, और एक मेरे ख्याल से 3 IPOs आए थे। तो वो तीनों IPO में आप देखोगे कि कैसा उसका भी लिस्टिंग होता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये हालत थी कि लोग पैसा लगाने डर रहे थे, और अब ऐसा हाल है कि लोग खराब स्टॉक्स में भी पैसा लगाते जा रहे हैं। जो लैगार्ड्स है, जो स्मॉल कैप्स है, उसमें भी पैसा आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो बबल सा बना है उसके वजह से जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो तो नेक्स्ट 1-2 साल के लिए बहुत सारे स्टॉक्स में फंस जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या जो ऑपरेटर्स है या जो बड़े ट्रेडर्स है वो लोग यहाँ पे अच्छा पैसा कमा के रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसता है क्योंकि वो भागते हुए मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करता है, और जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा जब मार्केट पैनिक में होता है, जब काफ़ी नीचे होता है, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब मार्केट ऊपर आएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब अच्छा खासा वहाँ पे मुनाफा बन सके। तो इसी तर्ज पे आपने देखा रहेगा कि जब मैं
7,000 8,000 ये लेवल पे निफ्टी चल रहा था, मैं कितना लोगों को पीछे पड़ा था कि यार लगाओ, पैसा लगाओ लगाओ लगाओ, कमाओ। और जब से 13,500 मार्केट ने अचीव किया, उसके बाद मैं गायब हो गया। लगभग आप देखोगे 14,700 तक मार्केट गया है, लेकिन मैंने ज़्यादा बाइंग की मैंने बात ही की नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप अगर काम कर रहे हो तो कॉशियसली करो, बुलिश रहो, कॉशियसली बुलिश रहो, और हो सके तो इंट्राडे या BTST या फिर जो थोड़ा पोजिशनल टाइप का ट्रेड्स लो, क्योंकि पहले का वैल्यूएशन जैसा अभी वैल्यूएशन नहीं रहा है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा फॉलोअर कोई स्टॉक में बड़ा लेवल पे फंस जाए और 2-3 साल तक उसका पैसा अटका रहे। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं वैसे भी मार्केट से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि ये ऐसा समय है कि जब मार्केट में आपको मुनाफा बन रहा है, उसको आपको तुरंत ही बैंक में ले लेना चाहिए और वहाँ से उसको या तो म्यूचुअल फंड में डाले, या तो FD में रखे, या तो ऐसे सेफ जगह पे डाले जहाँ से वो फिर से डायरेक्ट इक्विटी में ना आए। क्योंकि अगर वो मार्केट में से जो मिला हुआ प्रॉफिट है, आप अगर उसको फिर से मार्केट में डालते हो तो वो मार्केट उसको खा लेगा। ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट जब आपको 50 पैसा देता है तो उसके सामने वो 2 रुपया बाद में खा भी लेता है। तो इसलिए जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट बनता है, सीधे सीधे आपको उसको मार्केट से निकाल के अच्छे जगह पे रखना चाहिए। मेरा जो इन्वेस्टर्स है या मेरा जो क्लाइंट्स है, उनके साथ मेरा ये रिटर्न रूल रहता है कि जब इतना अगर छोटा अमाउंट है तो जब 10-10 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा, वो 10,000 पहले बाजू में निकाल लो। या फिर जो बड़ा इन्वेस्टर है उसका फिर 25,000 का उसका रहेगा, 25,000 जैसे ही आपको प्रॉफिट आएगा उसको बाजू निकाल लो। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा कोशिश ये रहता है कि वही पैसा फिर से मार्केट में ना लगे और वहाँ पे नुकसान ना हो। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है, जो 8 साल 10 साल के हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, उनको प्रॉफिट को प्लो इन करना ज़रूरी है, उनको प्रॉफिट को निकालना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग छोटे अवधि के लिए आए हैं या ट्रेडिंग के माइंडसेट से आए हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बाहर निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली उनका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ाना होता है, तो जो पैसा उनको प्रॉफिट में आता है वो लोग वापस मार्केट में लगाते हैं। लेकिन ये करते समय भी एक याद रखना है कि आपका जो भी कॉस्टिंग है उसको पहले निकालो। मतलब अगर आपने किसी स्टॉक में अगर 25,000 रुपये लगाया था और वो आज का डेट में मार्च से लेके अब तक समझ लो अगर वो 25,000 का एक 80,000 हो गया है, तो आपको सबसे पहले कम से कम 25,000 का माल आपको बेच देना चाहिए और बचा हुआ स्टॉक्स आपको होल्डिंग में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना मार्केट में इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा तो खैर 1 करोड़ के ऊपर का मैं अब फंड्स में मैनेज कर रहा हूँ और लगभग 1.30 CR मतलब 1 करोड़ 30 लाख का आसपास का मेरे पास इस साल फंडिंग हुआ है। आप देखोगे तो जब मैं मार्च में जब कोशिश कर रहा था कि कोई क्लाइंट मिले, तो क्लाइंट मुझे मिल नहीं रहे थे। जैसा मार्केट ने 10,000 लगाया निफ्टी ने, उसके बाद मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हुए और वो जनवरी में अब तक आते जा रहे हैं। तो लगभग सिर्फ 7 क्लाइंट्स से लेकर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उनका सबका जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने या तो डबल किया है या तो 4 टाइम्स किया है, या तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पे लगाने का काम किया है। तो मार्केट में इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप काम यहाँ पे कर रहे हो तो सबसे पहला आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि अगर सर सलामत है तो पगड़ी आप 50 खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही इरोड हो गया, अगर आप गलत स्टॉक्स में पैसा लगा के वहाँ पे आप लॉसेस करते जा रहे हो और हर जगह पे आपका स्टॉप लॉसेस हिट होते जा रहा है या और लॉसेस होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल ख़राब हो जाएगा। और जब कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे आप रिवेंज मोड में आप मार्केट में काम करने लगोगे। और जब भी कोई रिवेंज मोड में मार्केट में काम करता है कि मैंने इतना गंवाया है तो मुझे मार्केट से ही इतना कमाना है, तो वो और मार्केट में लॉसेस करता है। क्योंकि मार्केट ये पेशेंस का काम है। मार्केट का एक मतलब अनरिटन रूल है, वो ये रूल है कि जो पैसा है मार्केट में वो कम पेशेंस वाले लोगों के हाथ से निकल के ज़्यादा पेशेंस
वाले लोगों के हाथ में जाता है। तो ये आपको एक रूल है जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है मार्केट में काम करते समय। तो खैर बजट आने वाला है, तो बजट के पहले ये थोड़ा बहुत लोगों ने जो उनका रिस्क है वो थोड़ा कम करने का काम किया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग आ रही है, लेकिन हर सेलिंग को मैं समझता हूँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि अगर बजट अच्छा आया तो हो सकता है कि मार्केट 15,000 लगा दे, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो वीक है उसमें अगर 14,000 के आसपास भी अगर मार्केट ने वहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया तो वहाँ से वो फिर से घूम के फिर से 14,500 14,700 लगा सकता है। तो अब तक मार्केट में ऐसा पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन कहीं पे भी आपको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है, तो आपको भी वही करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो अर्निंग सीज़न है वो अच्छा चल रहा है, TCS का रिज़ल्ट अच्छा आया, इन्फोसिस का अच्छा आया, जो रिलायंस का जो है वो थोड़ा मिला जुला आया, लेकिन आप देखोगे तो रिलायंस ने भी पहले ही 2000 से लेके 2150 के आसपास तक वो रैली दिखा दिया था रिज़ल्ट के पहले ही। तो थोड़ा कल 2% नीचे था, तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा ये अच्छा परफॉर्म करे। तो ये जो दिग्गज स्टॉक्स है उसमें जब जब गिरावट आए आपको वहाँ पे पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्मॉल कैप्स मिड कैप में अब लोग धीरे धीरे यहाँ से एग्ज़िट करना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उन्हीं स्टॉक्स में आता है जहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे कंपनीज पे डेट होता है, या जहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा आउटलुक क्लियर ना हो। तो दिग्गज स्टॉक्स में आपको अगर आप फंसते भी हो तो भी आपको उसको नीचे आने पे एवरेजिंग करने का मौका रहता है, और कभी ना कभी एग्ज़िट मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्मॉल कैप्स में मिले या मिड कैप में मिले। मिड कैप में खैर फिर भी आपको अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन स्मॉल कैप्स में बहुत बार ऐसे होता है कि एक स्टॉक्स है वो एक बार अच्छा चल जाता है, उसके बाद 3-4 महीना चलता नहीं है। मैं आपको एक नाम बताऊंगा राइट्स का। तो ये जो राइट्स का कंपनी है, ये रेलवे सेक्टर का कंपनी है। आप देखो ये कब से ये 230 से लेके 275 का रेंज में फंसा हुआ है। पूरा मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, ये कंपनी उधर ही है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है। BDL देखो आप, वो जब वो 400 से गिरा था 345 और वहाँ से 280 तक, अभी भी वो 340 के आसपास है। बाकी का स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चला गया। तो कहने की बात ये है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप या जो ऐसे कंपनीज़ है जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है कि अगर स्टॉक करेक्ट हो जाए तो आपको फिर से एग्ज़िट नहीं मिलेगा, वहाँ से पहले एग्ज़िट करके प्रॉफिट करके पैसा कमा लो। और जो लार्ज कैप की स्टोरीज है जहाँ पे करेक्शन हो चुका है वहाँ पे आप फिर से री एंट्री करो। जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है, सिप्ला है, या जो आप देखोगे तो डिवीज़ लैब है, यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, आप वहाँ पे पैसा डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो को चर्न करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमेशा कोशिश ये रखना कि आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, और साथ में टाइम टू टाइम आपके बैंक में जो प्रॉफिट है वो आते रहे। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप इस बुल रैली में अच्छा पैसा अभी भी कमा लोगे। ऐसा नहीं है कि चलो ख़त्म हो गया सब कुछ, इतना हाई लगा लिया अभी पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सही डिसिप्लिन से काम करोगे तो पैसा बनते रहेगा। ओके गाइज, सो दिस वाज माय आई गेस 402 वाला वीडियो है, 402nd वीडियो ऑन फेसबुक लाइव अबाउट शेयर मार्केट। आपको अगर मेरा चैनल पसंद है तो आप यूट्यूब पे स्टॉक्स बाजीगर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मेरा जो ब्लॉग है उसको भी आप एक बार विज़िट करें, क्योंकि धीरे धीरे मैं उस पर भी पोस्ट डालना शुरू करूँगा। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो हो सकता है कि मैं जो भी मेरे दिमाग में आए वो मोस्टली मैं टेलीग्राम चैनल पे या ब्लॉग्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहूँगा। मेरा फोकस फ़िलहाल रत्नैया ग्रुप को एस्टेब्लिश करने पे है। तो नेक्स्ट ये डिकेड का, ये 10 साल में मुझे कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने हैं, तो उसी डायरेक्शन में मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में मैं बिज़ी हूँ। तो मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियोस बीच बीच में जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं बनाते रहूँगा। तो लेकिन आपका साथ मुझे
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही हो जो मुझे मोटिवेटेड रखते हो मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाने में। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।